अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने जनाब अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे प्रीवियस लेक्चर जो है वो मोड्स ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन की बात की थी, एंजाइम के एक्शन की बात की थी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एंजाइम का जो एक्शन है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो एंजाइम के एक्शन पे असरअंदाज होते हैं, उनके मुतालिक हमने बात करनी है। तो एंजाइम का जो एक्शन है वो सबस्ट्रेट के साथ क्या है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे जनाब इस लेक्चर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलें। तो हम टॉपिक की तरफ जाते हैं जनाब के एक एंजाइम है वो जो है वो एक्ट करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। जब अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो एक्ट करता है, क्यों करता है, क्यों उसको जरूरत पेश आती है। एक बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एक बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर एट अ टाइम लगभग 1000 केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं एक टाइम में। एक सेल में 1000 के लगभग रिएक्शन वकूफ पजीर हो रहे होते हैं एक सेल में। अब एक सेल के लिए रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए, रिएक्शन को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। एक ऑर्गेनिज्म वो एनर्जी हीट से लेता है। एनर्जी कैसे लेता है? हीट से। अब उसके लिए वो हो सकता है वो एनवायरनमेंट से हीट ले, जिस तरह भी ले हीट ले या खुद प्रोड्यूस करे, जैसे भी वो हीट वो लेना चाहता है उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर एट अ टाइम 1000 रिएक्शन जो है वो हो रहे हैं एक सेल में, तो अलॉट ऑफ हीट चाहिए उसे। एक बॉडी को बहुत ज्यादा मिकदार में हीट चाहिए ताकि वो उन रिएक्शन को स्टार्ट करवा सके। अब उन रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए जो है जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो रिक्वायर है, जो जरूरत है जिसकी एक रिएक्शन को करवाने के लिए, वो उस रिएक्शन की जो है वो रिक्वायर एनर्जी है वो क्या कहलाएगी? उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। अब उस एक्टिवेशन एनर्जी को हमें ज्यादा, वो अगर वो रिएक्शन है तो हमें बॉडी को जो है वो हीट चाहिए। अगर 1000 के लगभग रिएक्शन हो रहे हैं तो क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो इतनी ज्यादा हीट नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो इतनी ज्यादा हीट को जो है इसकी जो मुतबादिल अल्टरनेटिव जो है वो सोर्स अपनाया गया। वो अल्टरनेटिव सोर्स कौन सा था? एंजाइम थे। एंजाइम्स को इस्तेमाल किया गया ताकि एंजाइम्स को इस्तेमाल करके क्या किया जाए, एंजाइम्स को इस्तेमाल करके वो एक्टिवेशन एनर्जी जो एक रिएक्शन की स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सके। उसकी कम मिकदार चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि उसके अल्टरनेटिव के तौर पे एंजाइम वर्क कर रहा है। अब एंजाइम वर्क करता है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइमेटिक एक्शन पे असरअंदाज हो रहे हैं? उनमें पहला फैक्टर टेम्परेचर है। पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है। क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, उनका कोलिजन जो रेट जो है वो बढ़ जाता है। उनके कोलिजन रेट बढ़ने की वजह से, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से, उनके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ने की वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। वो रिएक्टेंट्स जो रिएक्ट कर रहे हैं उनके रिएक्ट करने की स्पीड बढ़ जाती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, कितना बढ़ा? वो रेट ऑफ रिएक्शन इतना बढ़ा कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन दुगना हो गया। कितना हो गया?
10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम बढ़ गया। अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 2 टाइम बढ़ तो गया, लेकिन क्या है, ऐसा पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं जनाब? 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, 20 किया, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ गया, 20 से 30 किया, रेट ऑफ रिएक्शन फिर बढ़ गया, फिर 30 से 40 किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 40 से 50 किया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। क्या हम ऐसा करते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नेवर, कभी नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर हैं, वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो एक जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है वो क्या है, एक टेम्परेचर बढ़ाने से, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, लेकिन एक वो हद आई, एक वो लिमिट आई जिसमें टेम्परेचर की जो रेंज थी उस पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम चला गया है। वो ह्यूमन बीइंग में अगर बात कर रहे हैं तो 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये एक ऑप्टिमम पीएच रेंज है, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम लेवल पे, पीक पे पहुंच चुका होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो कि हॉट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, गर्म एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, उनके अंदर एंजाइम का जो है वो टेम्परेचर ऑप्टिमम पीएच वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तमाम एंजाइम के लिए मखसूस नहीं है, मतलब एक ही ऑप्टिमम टेम्परेचर जैसे 37 38 है सबके लिए, ये बिल्कुल नहीं, वो ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरी कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया जो कि गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, अब अगर उनकी बात की जाए तो उनका 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इनका 30 उनका जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे अंदर 37 है। अब ये 70 पे जाएंगे तो तबाही मच जाएगी। अब होता क्या, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर से रेंज आगे बढ़ी तो एंजाइम में डीनेचर होना शुरू हो गया, उनका स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि एंजाइम्स के जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसलिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा लेवल पे पहुंचता है तो सबसे ज्यादा जो बॉन्डिंग मुतस्सर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो मुतस्सर होती है टेम्परेचर का जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ जाने की वजह से एंजाइम के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मुतस्सर होती है। और कितनी होती है? अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो एंजाइम का टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि इफेक्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इफेक्ट होगा तो वो टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने जोड़ा हुआ था, जिसको जोड़े हुआ था, मिलाया हुआ था, वो तबाह होगा। नतीजतन जो है वो अरेंजमेंट खराब हो जाएगी किसकी? अमीनो एसिड्स की, और जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम मैक्सिमम हद तक डीनेचर हो जाता है, अपनी तबाही की तरफ चला जाता है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो गई, फिर और बढ़ा और कम हुई, फिर और बढ़ा और कम हुई, और बढ़ा तो क्या हुआ? एंजाइम डीनेचर हो गए। वो रेंज क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है जनाब? मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पहले हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला, फिर वो क्या कहलाता है? मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है। अब ये तो टेम्परेचर बढ़ गया, लोग ये आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं कि भाई जब हम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ले आते हैं, जब उसको फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आते हैं, उस वक्त भी तो एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता, क्या उस वक्त भी एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं? नहीं, एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, रुक जाता है, मगर यह है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव जरूर हो जाते हैं मगर डीनेचर नहीं होते। अब इनएक्टिवेशन और डीनेचरेशन में क्या फर्क है? डीनेचर होंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह होगा, एंजाइम दोबारा रिएक्शन नहीं करने के काबिल रहेंगे, लेकिन अगर इनएक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव होंगे तो उनका स्ट्रक्चर तबाह नहीं होगा, अपनी एक्टिविटी को स्टंट कर देंगे, उनकी एक्टिविटी रुक जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाएगा, मगर वो इनएक्टिव हैं, उनको जो है वो स्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ। होगा क्या? जैसे उनका टेम्परेचर बाहर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वही इनएक्टिव एंजाइम दोबारा एक्टिवेशन में आएंगे और वो क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। वो टेम्परेचर जो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने में के लिए दरकार होता है उसको मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है।
तो उसको क्या कहा जाता है, मिनिमम टेम्परेचर कहा जाता है। अब दूसरा फैक्टर क्या है जो असरअंदाज हो रहा है, दूसरा फैक्टर ये है कि इफेक्ट ऑफ पीएच का इफेक्ट क्या है। पीएच जो है दो तरह की पीएच होती है, हम जानते हैं, एसिडिक पीएच भी, अल्कलाइन पीएच भी। अब एंजाइम जो है मखसूस पीएच में रेंज करते हैं, एसिडिक में भी अल्कलाइन में। मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो पीएच 6 to 8 में रन करते हैं। कितने में? 6 to 8 में उनकी एक्टिविटी रन करती है। मतलब वो पीएच लेवल जिस पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिखा सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा दिखा सकते हैं, वो ऑप्टिमम पीएच कहलाती है। और वो मोस्टली एंजाइम में 6 to 8 में रन करती है, 6 to 8 पीएच में रन करती है। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं है, वेरी भी करती है। कितनी वेरी करती है? देखें कि कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच में भी वर्क कर सकते हैं, बेसिक में भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पपेन, पपेन क्या है? ये ग्रीन पपाया से हासिल होती है, पपाया से हासिल होती है पपेन। और ये क्या है? एसिडिक, और ये पपेन एंजाइम जो है एसिडिक और बेसिक पीएच दोनों में वर्क कर सकता है, दोनों में वर्क करता है। लेकिन उसकी अदर साइड देखें तो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के तौर पे कहलाया जाता है। पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 pH पे जाहिर करता है, एसिडिक पीएच पे। लेकिन उसके साथ ट्रिप्सिन मौजूद है, ये भी जो है वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन के हवाले से डाइजेशन में इन्वॉल्व है। लेकिन ये ट्रिप्सिन जो है वो 2 pH पे इनएक्टिव हो जाता है। 2 pH जिस पे पेप्सिन अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा है, उस pH पे ट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन ट्रिप्सिन जो है वो किस में वर्क करता है? 8 pH में वर्क करता है। 8 pH में ट्रिप्सिन अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, ये उसकी ऑप्टिमम पीएच है। लेकिन पेप्सिन के लिए 2 pH है। अब अगर होता क्या है कि ऑप्टिमम पीएच से ये इनकी वेरी करती है, तो क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच से अगर इनकी पीएच वेरी करती है तो होता ये है कि वो अमीनो एसिड जिनके वजह से टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उन पे चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्जेस भी मौजूद है, नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद है। ये जब पीएच चेंज करते हैं तो वो चार्जेस डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, चार्जेस का जो लेवल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। जब चार्जेस का लेवल डिस्ट्रक्ट होता है, नतीजतन अगर पीएच ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक चेंज हो जाती है, थोड़ी बहुत पीएच चेंज हो तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है पीएच, जो ऑप्टिमम पीएच से वेरी करके डाइवर्ट करके एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, तो वो जो है वो चार्ज रेशियो जो है वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज की अमीनो एसिड की रेशियो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। वो इतनी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी कि अमीनो एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो लूज हो जाएगी। उनकी स्टेबिलिटी लूज होने के मकसद क्या है, मतलब क्या है कि टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी लूज हो जाएगा। जब वो लूज हो जाएगा तो एक्सट्रीम लेवल जो पीएच की वैरायटी है वो एंजाइम्स का जो है वो स्ट्रक्चर तबाह कर देता है, एंजाइम्स को डीनेचर कर देता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेवल पीएच होती है। अब तीसरा फैक्टर इन पे क्या संदार हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम जो है वो अपनी एक्टिव साइट के जरिए किसके साथ रिलेट करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ वो बॉन्डिंग बनाते हैं और वो वैरायटी दिखाते हैं। अब एक एंजाइम 100 रिएक्शंस करवा रहा है, 100 सबस्ट्रेट को जो है वो करवा रहा है जनाब, उसको प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक एंजाइम जब 100 प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा ना भाई। अगर बानिस्बत इसके कि हम 2 एंजाइम लगा दें, वो 100 प्रोडक्ट्स को जल्दी थोड़े टाइम में कन्वर्ट करवा लेगा, 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में जल्दी करवा लेगा। 10 कर देंगे वो और कम कर देगा, 20 कर देंगे और कम कर देगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एंजाइम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो एक एंजाइम ने 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना था, ज्यादा टाइम लेना था, हमने एंजाइम्स बढ़ा दी, जो एक्टिव साइट है वो ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ वो बॉन्डिंग बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे। लेकिन एक लेवल ये आएगा, एक लेवल ये आएगा, कब? उस लेवल में क्या होगा? जब एंजाइम्स का लेवल और सबस्ट्रेट का लेवल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस वक्त अगर हम एंजाइम्स बढ़ाएंगे भी सही तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि तब सबस्ट्रेट जो है वो फिक्स हो चुके हैं, सबस्ट्रेट तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि एंजाइम बढ़ भी रहे हैं तो क्या फायदा? क्योंकि एंजाइम ने तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट नहीं बढ़ रहे, एंजाइम को बढ़ाते रहो, उनके बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है।
अगर हमारे पास एंजाइम 100 मौजूद है, सबस्ट्रेट हमारे पास 50 है, तो फिर क्या है, वो तो 50 एंजाइम के साथ ऑक्यूपाई कर जाएगा ना, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स तो कम कन्वर्ट होंगी। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा देते हैं, 70 कर देते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगी। अगर हम 80 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, प्रोडक्ट्स और ज्यादा कन्वर्ट होंगी। 90 कर देते हैं, प्रोडक्ट्स और ज्यादा कन्वर्ट होंगी। अगर हम 100 to 100 कर देते हैं, वो प्रोडक्ट्स और ज्यादा कन्वर्ट होंगी बानिस्बत उन सबस्ट्रेट के जो 50 मौजूद थे बामुकाबला 100 एंजाइम के। जब हम 100 एंजाइम के मुकाबले में 100 सबस्ट्रेट ले आए तो प्रोडक्ट्स मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी, पीक पे पहुंच चुकी। लेकिन ये इक्विलिब्रियम लेवल है, इसमें फिर हम क्या है कि और बढ़ाएंगे तो फिर क्या थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स और जो है वो बढ़ेंगे तो सही, लेकिन वो एंजाइम फ्री होने के बाद दोबारा अगले के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब। तो मतलब ये है कि एक हद तक उनका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर उस हद के बाद जो है वो ये ज्यादा फैक्टर नहीं करता, चेंज नहीं आती। लेकिन पीएच और टेम्परेचर का सबसे ज्यादा फैक्टर था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ फैलाओ, शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।